बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़े से अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जिसमें इमरान ख़ान की बहन अलीमा ख़ान को अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक करते हुए अंडा क्यों मारा गया, अलीमा ख़ान को अंडे के ज़रिए निशाना क्यों बनाया गया, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये बताएंगे कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सरप्राइज़ फ़ैसला क्या है और उस फैसले पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने सर क्यों पकड़ लिए हैं। अत्तर मिनल्ला साहब ने एक ख़िताब किया, उस ख़िताब पे एक बड़ा एक्शन हुआ है। वो एक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एतराज़ क्या है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनका इस मामले पे क्या कहना है। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं पिछले चंद घंटों की जो हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। आज की अदालती कार्रवाई हुई। जज साहब अडयाला जेल पहुँचे, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को कमरा अदालत में लाया गया, उनकी हाज़िरी लगवाई गई और इमरान खान के खिलाफ इस केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। एक कस्टम की ऑफिसर थी सना जवेद, उनका स्टेटमेंट कलमबंद किया गया, जिरा की गई, बयान रिकॉर्ड किया गया और दूसरे अब्दुल्ला खान थे जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। और आज इन 2 गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बाद मजमूई तौर पर इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ 13 गवाहों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से 11 जो विटनेसेस हैं उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जा चुका है और केस की समाअत को लगता है ऐसे कि शायद रोज़ाना की बुनियाद पे चलाने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि आज 5 सितंबर है, कल 6 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल है, आका दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो कल छुट्टी है, कोई अदालत नहीं लगेगी, तमाम सरकारी इदारे भी बंद हैं और दुकानें भी बहुत सारी बंद होती हैं और फिर आगे अतवार का दिन है, तो पीर के दिन तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया है। और इस समाअत में इमरान खान साहब की बहनें अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान भी मौजूद थीं। और इस अदालती कार्रवाई के बाद जब वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया के साथ टॉक कर रही थी, तो वहाँ पर वो हदफ़े तनकीद बना रही थी कि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान पीछे नहीं हटेगा, जज जो हैं वो मजबूर हो चुके हैं, जो वो स्टेटमेंट अमूमी तौर पर देती हैं वही बातें वो कर रही थी। लेकिन इसी दौरान जो है वो अलीमा ख़ान को एक अंडा उनकी तरफ फेंका गया, बल्कि फेंका नहीं गया, अंडे से अलीमा ख़ान साहबा को निशाना बनाया गया और वो अंडा जाके उनको लगा भी और वो अंडा उनके लिबास के ऊपर टूटा भी। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो वाक़या हुआ है, अब ये तहरीक इंसाफ की किसी खातून ने किया है, तहरीक इंसाफ के किसी मर्द ने किया है, क्योंकि शिराज़ अहमद शिराज़ी के ट्वीट के मुताबिक और पुलिस के दावे के मुताबिक, बल्कि पुलिस के बयान के मुताबिक जिसने अंडा मारा है उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उस खातून को और उसके साथ दीगर लोगों को गिरफ़्तार करके हिरासत में लेके जो है वो तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। जबकि पुलिस का ये भी कहना है कि आज अडयाला जेल के बाहर जो क्लर्क्स खैबर पख्तूनख्वा के क्लर्क्स के एसोसिएशन, सरकारी मुलाजमीन के एसोसिएशन के लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जो KP हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। तो इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मैं मुज़म्मत करता हूँ। सियासत में आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ का ये मतलब नहीं कि फ़िज़िकली इस तरीके से होछे हथकंडों से किसी को टारगेट किया जाए। अच्छा, जब इस वाक़े की मुज़म्मत करते हैं ना, तो हमारे कुछ दोस्त ये सवाल उठाते हैं जो कि वैलिड सवाल है कि सियासत में ये कल्चर किसने मुतारिफ़ करवाया। यानी एहसन इकबाल को माजी में टारगेट किया गया, ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी गई, नवाज शरीफ के ऊपर जूता फेंका गया, एहसन इकबाल को टारगेट किया गया, गोली उस पर चलाई गई। तो कुछ लोग इन वाक़यात से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें और शायद जस्टिफाई कर भी पाएँ, लेकिन फिर भी सियासत में इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस किस्म के इक़दाम करें। लेकिन यहाँ पे किसी सियासी मुखालिफ ने नहीं, बल्कि PTI की अपनी खातून ने, और जब ये अंडा अलीमा ख़ान साहबा को आके लगा तो वहाँ पे PTI की ख़वातीन खुद कह रही थी कि वो खातून है। अब वो खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकली है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी या जिस तबके से, तबका फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ था, ऐसे वाक़यात की मज़म्मत होनी चाहिए और ऐसे वाक़यात में मुलव्वस जो लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा भी होनी चाहिए।
अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अगली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो नाज़रीन ख़बर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ख़बर नाज़रीन क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रूल्स बनाए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केसेस में अगर आप केस फाइल करने जा रहे हैं तो उसकी फ़ीस कितनी होगी, अगर आपको किसी फ़ैसले की मुसद्दका कॉपी चाहिए उसके पैसे कितने होंगे, कौन सा केस कब सुना जाएगा, हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील आप कब फाइल करेंगे और किस नौयत के केस पे कितने रुकनी बेंच बनेगा, ये सारी चीज़ें जो नए रूल्स बनाए गए, जिसकी 4 रुकनी कमेटी बनी थी जैसे शाहिद वहीद की सरबराही में, जिसने पहले रूल्स बनाए उसको फिर अप्रूव नहीं किया गया, फिर दोबारा से जायज़ा लिया गया, फिर कहा गया कि नहीं इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको पूरा किया जाए, फिर तीसरी मरतबा वो रूल्स बना के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ हमारी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अब चूँकि एतराज़ आया है, इन रूल्स को सर्कुलेशन समरी के ज़रिए अप्रूव किया गया था, मंजूरी ली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार का एतराज़ था, कुछ जजेस का भी एतराज़ था कि फुल कोर्ट इजलास में इन रूल्स की मंजूरी ली जाए। लेकिन इस मुलाकात में जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज की है, जिसमें उनका मकसद ये था मुलाकात का, और हम सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस का, मुख्तलिफ ब्रांचेस का, मुख्तलिफ जो उनके कमरे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका दौरा भी कराया और बताया उन्होंने कि कैसे अगर कोई ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में पाबंदी लग रही है, तो वाज़ेह अल्फाज में याहिया अफरीदी साहब का कहना था कि मकसद ये है कि जिन लोगों का सुप्रीम कोर्ट के दफातर में काम नहीं, किसी को कॉपी चाहिए, किसी ने केस फाइल करना है, किसी ने कोई और मालूमात हासिल करनी है, ये तमाम मालूमात जो हैं मुतलका लिटिगेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हम फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पे ये तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, हमने उनसे सवाल पूछा कि पाबंदियों की वजह क्या है। उनकी तरफ से बताया गया कि जब कमरा अदालत में कोई वकील टाई पहन के या कोई आम एक साइल चला जाता है, तो वहाँ पे बैठे जो सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ के लोग हैं, वो सारे के सारे अपना काम छोड़ के उसकी बातें सुनने में या उसको फैसिलिटेट करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें बाहर हो जाएंगी और बाहर पे फैसिलिटेशन स्टेट ऑफ द आर्ट जो है बनाया जाएगा सेंटर, तो यहाँ पे अंदर जो बाकी काम है वो बड़ा फोकस हो जाएगा, उसमें बेहतरी और तेज़ी देखने को मिलेगी। बल्कि तो याहिया साहब ने यह भी बताया कि हम तो पेपरलेस कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और हमारा ये भी तजवीज़ है कि इवनिंग कोर्ट्स भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ रजिस्ट, कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, वकला की तरफ से भी है, लेकिन वो मसला भी सॉर्ट आउट करके ताकि लोगों को इंसाफ मिले, जल्दी इंसाफ मिले, इंसाफ में ताख़ीर ना हो, तो इवनिंग कोर्ट का जो प्रपोजल है वो भी हमारे सामने है लॉ एंड जस्टिस कमीशन में। और हम ये जो सारा पेपर वर्क है, जो इतनी फाइलें, बड़े बड़े केस फाइल किए जाते हैं, हम इनको डिजिटल फाइल में, डिजिटल केस सबमिशन में लेके आ रहे हैं। और उसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जब कोई केस फाइल होगा, जब सारा रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, जब कोई केस फाइल होगा ना, उसमें जो जो रिस्पोंडेंट होंगे उनके पास उस केस का रिकॉर्ड चला जाएगा, वो खुद ही उसकी कॉपी निकलवा लेंगे। यानी अगर किसी के खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं होगी। जो केस फाइल करने वाला है उससे रिकॉर्ड मांगा जाएगा, उससे व्हाट्सएप नंबर मांगा जाएगा, ईमेल नंबर मांगा जाएगा कि जिसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हैं उसका व्हाट्सएप नंबर भी दें, उसका ईमेल का नंबर भी लेके आएँ, उसका एड्रेस भी लेके आएँ, और जैसे वो केस रजिस्टर होगा उस मुतलका शख्स के खिलाफ उसके पास तमाम फाइल होने वाले, दर्ज होने वाले केस का रिकॉर्ड भी चला जाएगा। और जब उस केस को समाअत के लिए फिक्स किया जाएगा, तो जैसे जैसे हियरिंग होगी, पहली हियरिंग के ऊपर जब जज साहबान उस ऑर्डर पे दस्तखत करेंगे, तो सिस्टम में जब वो ऑर्डर डाला जाएगा, तमाम लोगों को, जो पार्टीज होंगे उस केस में, तमाम को जो है वो उसका ऑर्डर उस रोज़ का मिल जाएगा। और याहिया अफरीदी साहब ने कहा, ये जो तासुर दिया जा रहा है, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई जा रही, हम सिर्फ चीज़ों को सिस्टमेटिक अंदाज में जो है वो लाना चाह रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बने उस पर जजेस का जो एतराज़ था कि फुल कोर्ट इजलास में जो है इसकी अप्रूवल की जाए, फुल कोर्ट इजलास फिजिकली जजेस का बुलाया जाए, तो मैंने 8 सितंबर को फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया है। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने बताया कि अभी तक जो जज एतराज़ कर रहे थे कि फुल कोर्ट में इस रूल्स की, नए रूल्स की मंजूरी होनी चाहिए, उन एतराज़ उठाने वाले जजेस की तरफ से अभी तक कोई प्रपोजल उन रूल्स से मुतल्लिक भी क्या बेहतरी हो सकती है, क्या उनकी तजवीज़ है, कोई तजवीज़ नहीं दी गई। अगर कोई तजवीज़ आई है वो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से आई है, वन नुकाती हमारा एजेंडा है, कोई दूसरा एजेंडा नहीं।
उस रोज़ फुल कोर्ट के इजलास में 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ रूल्स के पे गौर करके उन रूल्स की जो है वो मंजूरी दी जाएगी। तो ये आज अफरीदी साहब ने जो है वाजे कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करना है वो नाज़रीन खबर है जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो है जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अदलिया ने बहुत बुरा किया, अदलिया का जो किरदार था वो अदलिया ने किरदार अदा नहीं किया, तबाही की अदलिया भी जिम्मेदार है, जो जजेस का अख्तियार नहीं था जजेस ने वो अख्तियार भी इस्तेमाल किया। अब उस पर हाइब्रिड निज़ाम, अब हाइब्रिड निज़ाम की बात सबसे पहले किसने की थी? हाइब्रिड निज़ाम का एतराफ़ किसने किया था? ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था। तो हाइब्रिड निज़ाम को जनाब अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा था कि ये डिक्टेटरशिप है मेरी नज़र में। तो ख्वाजा आसिफ ने अत्तर मिनल्ला साहब के इस स्टेटमेंट पे कि हाइब्रिड निज़ाम दरअसल आमिरियत होती है, इस पे उनको जवाब दिया है और तलख जवाब दिया है। क्या जवाब दिया नाज़रीन? मैं उनका जवाब आपको पढ़ देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब अपने एक्स की पोस्ट में लिखते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, आप जानते हैं, बड़े ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं। लिखते हैं कि अत्तर मिनल्ला साहब को ये फरमाने से पहले माजी को याद रखना चाहिए कि एक वर्दी वाले जनरल मुशर्रफ की सदारत में वो वज़ीर कानून थे, मार्शला था और डिक्लेयर मार्शला था। यानी इस निज़ाम को तो हाइब्रिड कहा जाता है कि दिखाने के तौर पे तो सिविल गवर्नमेंट है, लेकिन इसको चला रहे हैं, जो एक कंसेप्ट है कि इसको ताकतवर हल्के चला रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जब अत्तर मिनल्ला साहब वज़ीर कानून बने थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तब तो हाइब्रिड निज़ाम नहीं था, तब तो डिक्लेयर मार्शला था। डिक्लेयर आमरियत जो है वो नाफिज की जा चुकी थी, एक मुंतखब हुकूमत पे शब खून मारा जा चुका था। हम सियासतदान अगर गलती करते हैं तो याद रखते हैं कि लोग याद दिलाएंगे। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब की जो गलती या उनके जो वालिद की गलती है एक आमरीत को सपोर्ट करने का, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ऐवान में कई मरतबा माफ़ी मांग चुके हैं कि हम उस सपोर्ट पे माफ़ी मांगते हैं, हम शर्मिंदा हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जब ये बड़े ओहदों पर फाइज अशखास माजी की सहूलत का इस्तेमाल करके भूल जाते हैं, ये बड़े से मतलब अत्तर मिनल्ला साहब माजी में ओहदों पर फाइज होके सहूलत का इस्तेमाल करके भूल जाते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये शख्स कोई शर्म करे, कोई हया करे। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि जो वो कह रहे हैं, इस पे अत्तर मिनल्ला साहब को मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि अत्तर मिनल्ला साहब को शर्म और हया करनी चाहिए। अब ये कितना तलख है, कितना तलख नहीं है, मैंने जो उन्होंने कहा है वो आपके सामने रख दिया है। अब नाज़रीन आते हैं, एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे। इमरान खान साहब की सेहत बहुत ख़राब है जी, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। जबकि पीटीआई के लोग पहले खुद ये ववेला करते थे, अब पीटीआई के लोग कहते हैं कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक ववेला किया जा रहा है। इमरान खान अडियाला जेल में बिल्कुल हशाश बशाश हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, उनकी सेहत के हवाले से कोई शिकायत नहीं। लेकिन वो नजम सेठी साहब क्या कहते हैं कि जो ख़बरें चल रही हैं इमरान खान साहब अलील हैं, तो कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल और फिर उनको बनीगाला मुंतकिल, दरअसल बनीगाला मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही। अब बड़े एहतराम के साथ नजम सेठी साहब से इख्तलाफ करते हुए कुछ अर्सा पहले भी इन्होंने खबर दी थी खान साहब के साथ एक खुफिया मुलाकात की, और वो खबर इनकी नहीं थी, वो खबर एक यूट्यूबर ज़ुबैर अली ख़ान जो कि सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन वो ख़बर बाद में बाउंस हो गई, वो ख़बर बाद में उसकी तस्दीक, उसकी कन्फर्मेशन नहीं हो सकी। अब ये जो नजम सेठी साहब बात करें कि खान साहब को बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा, तो नजम सेठी साहब के लिए इतना ही है कि कहीं खान साहब को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। खान साहब अडियाला जेल हैं, अडियाला जेल रहेंगे, अडियाला जेल में अपनी सज़ा काटेंगे अनटिल अनलेस, जब तक किसी अदालत से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिल जाता। कोई बनीगाला मुंतकिल करने वाली कोई कहानी, कोई बात नहीं है। अब नाज़रीन आते हैं आसिम मुनीर साहब वाला फैसला, और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर पकड़ लिए, सर जोड़ लिए। मामला नाज़रीन ये है कि पिछले चंद दिनों से जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, अब वो प्रोपेगेंडा जो एक इख्तलाफ पैदा करने की एक अटैम्प्ट, सोची समझी साजिश थी कि सियासी और अस्करी क़यादत के माबैन कोई इख्तलाफ पैदा किया जा सके, दरारें पैदा की जा सकें, और उस पर कंट्रोवर्सी या इशू ये क्रिएट किया जा रहा था, या प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा था कि हुकूमत है वो आसिम मुनीर की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। हालांकि एक्सटेंशन का दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब हुकूमत ने क्लियर कर दिया है कि एक तो नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं, दूसरा आसिम मुनीर साहब जो हैं वो नवंबर 2027 तक वो आर्मी चीफ और फील्ड जनरल आसिम मुनीर रहेंगे,
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रहेंगे। तो अब 27 तक तो ख़त्म हो गई कहानी, लेकिन साथ में जो एक नया राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि माजी में तो बहुत सारी जर्नेल अपने आप को फील्ड मार्शल भी बनाते रहे, अपने आप को एक्सटेंशन भी देते रहे, लेकिन ये तो वाहिद शख्स है जिसने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी सलाहियत से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ताकत का लोहा मनवाया है, पाकिस्तान का नाम दुनिया में सर बुलंद किया है। तो ये इसको अगर एक्सटेंशन भी मिली तो ये डिज़र्व करते हैं। ये जो बात है ना एक्सटेंशन वाली और मज़ीद मतलब नवंबर 2027 तक की और मज़ीद एक्सटेंशन के लिए डिज़र्व करना, इस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सर जोड़ के सर पकड़ के बैठ गई है कि हम तो इन्हें यहीं पे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके इनके आपस में इख्तलाफात पैदा करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने तो क्लियर कर दिया कि कोई उभाम नहीं और मज़ीद एक्सटेंशन का ऑप्शन भी टेबल पे रिकॉर्ड पे मौजूद है। और इसके साथ साथ नाज़िम भगोड़ा इमरान रियाज खान जो कि लंदन में बैठ के कंपेन चेक कर रहा है, वहाँ पे बैठ के प्रोपोगंडा चला रहा है और क्या कहता है जी कि फ़ौज का जो सियासत में रोल है उससे फ़ौज को नुकसान होता है। अब इस बंदे के माजी के वीडियो लॉग आप निकाल के देख लें, मैंने तो तहैया कर लिया है कि अब इस शख्स को मैंने बेनकाब करना है, एक्सपोज करना है। ये अपने व्लॉग्स में पहले क्या कहता है और कुछ दिन के बाद फिर एक नया मौक़िफ़, नया प्रोपोगंडा करता है। तो कंट्राडिक्शन क्या है कि कैसे मासूम लोगों को जो खान साहब को चाहते हैं, खान साहब को पसंद करते हैं, खान साहब की रिहाई चाहते हैं, खान साहब को डाले जेल से बाहर देखना चाहते हैं, लेकिन ये किस गैर महसूस अंदाज से उन लोगों को बेवकूफ़ बना के डॉलर से अपने पॉकेट्स, अपने अकाउंट भर रहा है। ये जो हम बातें करते हैं इससे अकाउंट्स में डॉलर नहीं आते, डॉलर कम हो जाते हैं। डॉलर आते हैं लेकिन अगर $10 आपको आने हैं, आपको फिर 2-3 आएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ ऐसी कौम मौजूद है जो खान साहब के हक में बात के अलावा कोई फैक्चुअली किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बस खान साहब के कसीदे पढ़ते जाएं, खान साहब के गर्दान करते जाएं, खान साहब ने भले भले कर दिया, खान साहब का ये फैसला, खान साहब जेल में डट गया, खान साहब ने जेल में बैठ के तगनी का नाच नचवा दिया। हकीकत में क्या है, खान साहब आज भी अडयाला जेल में हैं 2 साल से, और अभी न जाने कितना अरसा खान साहब अडयाला जेल में कैद काटेंगे। तो ये झूठ बेल के बेच के, अपना चूरन बेच के अपने सिर्फ अपने आप को खुशहाल कर रहे हैं। अब इसका ये कहना कि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत का नुकसान होता है, फ़ौज को नुकसान होता है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। लेकिन ये जो बंदा माजी में क्या कहता रहा, आप इसके वीडियो लॉग निकाल के देख लें। और ये बंदा अब क्या कहता है कि ये जो सैलाब आया है, सैलाब में नवंबर की काश्त नामुमकिन हो जाएगी। ये अब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी बन गया है, इसको पता ही नहीं कि नवंबर तक सैलाब का पानी उससे कई महीनों पहले, कई हफ्तों पहले खुश्क हो चुका होगा, और जो सैलाब से ज़मीन ज़ेर आब आई है वो और ज़्यादा जरखेज़ हो चुकी है। फिर इसके बाद नाज़रीन ये बंदा क्या बात करता है, कहता है जी ये जो कर्ज़ा मौजूदा हुक्मरानों ने यानी शहबाज शरीफ साहब के रजीम ने लिया है, ये कर्ज़ा कौन उतारेगा, आने वाले मुस्तकबिल के हुक्मरान उतारेंगे और ये कर्ज़ा उतारना, मुल्क को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब इमरान खान साहब के दौर में, फैक्चुअली बात कर रहा हूँ, खान साहब को तनकीद नहीं कर रहा, खान साहब ये मोटो, खान साहब ये नारा लगा के आए थे कि हम कर्ज़ा नहीं लेंगे बल्कि पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारेंगे। लेकिन खान साहब के दौर में क्या हुआ, कितना कर्ज खान साहब के दौर में बढ़ा। अगर $27 बिलियन या $25 बिलियन पाकिस्तान का कर्ज था, वो बढ़ के इमरान खान साहब के दौर में $50-60 बिलियन हो गया। डबल कर दिया खान साहब ने कर्जा। पहले वाला कर्जा अदा करने के बजाय मजीद उतना ही कर्जा खान साहब ने पाकिस्तान की रियासत के कंधों पे डाल दिया। उस वक्त तो ये शख्स, जाहिल शख्स क्या कहता था कि मुआशी पैकेज मिल गया है, आज ये बात करता है। भाई अगर तुम साफ़ी हो और जेन्युइन साफ़ी हो तो फिर जेन्युइन बात करें। आपको फ़ौज अगर पंजाब में काम कर रही है, रेस्क्यू रिलीफ का काम कर रही है, और मरीम नवाज़ का किसी जगह पे फ़ौज ने पेनाफ्लेक्स लगा दिया, आप कहते हैं जी ये फ़ौज की तौहीन हो गई है। भाई वो फ़ौज के जवान एग्जेक्टिव के अहकामात के ताबे हैं। इसका मतलब है आप तो खुद फ़ौज की बालादस्ती मान रहे हैं, और अगर फ़ौज के जवान एग्जेक्टिव के हुक्म पे एक सूबे के वज़ीर आला का पेनाफ्लेक्स लगा रहे हैं, तो आपको तो फिर मानना चाहिए कि फ़ौज एग्जेक्टिव के अहकामात पे अमल दरामद कर रही है। और अगर यही फ़ौज KPK में जाके अली अमीन गंडापुर के हुक्म पे गंदी गलियां साफ़ करे, गंदी नालियां साफ़ करे, कीचड़ साफ़ करे, लोगों की घर की सफाइयां करे, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों पे की सड़कों पे, गलियों में, चौराहों में वहाँ का गंद साफ़ करे, तब इसको कोई एतराज़ नहीं। तो इसको अब मैं बाकायदा तौर पे एक्सपोज करता रहूँगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।